Please read the disclaimer before watching the video. स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है रोहित और आज हम बात करने वाले हैं स्कैफलर इंडिया के बारे में। स्कैफलर इंडिया एक बेरिंग की लीडिंग मैन्युफैक्चरर है। उसके साथ-साथ में वो ऑटोमोबाइल के भी पार्ट्स बनाती है आफ्टर मार्केट और ओईएम डिपार्टमेंट में। और एक बार हम स्क्रीनर पे देख लेते हैं कि इतनी बड़ी कंपनी है और हम इसे मार्केट लीडर क्यों कह रहे हैं और हमें इसमें क्या अपॉर्च्युनिटीज़ नज़र आ रही है। तो स्क्रीनर पे जब हम बेरिंग्स वाले सेक्शन में जाएँगे स्क्रीन्स में, तो यहाँ पे अगर नेट प्रॉफिट के हिसाब से अगर हम सॉर्ट करते हैं, तो सबसे बड़ी कंपनी का जो नेट प्रॉफिट निकल के आता है वो है स्कैफलर इंडिया, जो कि नंबर 1 कंपनी है। उसके बाद में एसकेएफ इंडिया आती है, जो कि इसका जो नेट प्रॉफिट है सालाना लोग जो कि एसकेएफ इंडिया के लगभग हाफ हो चुका है। तो स्क्रीनर पे एक देख के आपको आइडिया आ ही गया होगा कि हम कंपनी को मार्केट लीडर क्यों कह रहे हैं। कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या है एक बार देख लेते हैं। कंपनी के प्रोडक्ट्स आप इसके पीपीटी में देखोगे, तो यहाँ पे इसका मेन तो काम बेरिंग बनाना है, बट इसके अलावा भी जो इंजन असेंबली जो पूरी रहती है, ओवरऑल उसमें ये वेरिएबल कैमशाफ्ट टाइमर, वाल्व ट्रेन कंपोनेंट्स, बेल्ट एंड चेन ड्राइव सिस्टम्स, काफ़ी सारी चीज़ें छोटी-छोटी बहुत सारे पार्ट्स बनाती है। और यहाँ पे जो बेरिंग्स है, ये जितने भी अलग-अलग प्रकार के जो बेरिंग्स रहते हैं, वो कहाँ-कहाँ लगते हैं, इसके ऑटोमोबाइल में लगती है, आफ्टर मार्केट में और ओईएम में, बट यहाँ पे रेलवेज़ में लगते हैं, विंड एनर्जी, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, टू व्हीलर्स, ऑफ हाईवे, ये सब चीज़ें में इनकी सबका यूज़ है। ठीक है? तो हमने एक बार कंपनी जान ली कि स्कैफलर इंडिया है, वो क्या बनाती है, वो मार्केट लीडर है, ये हमें समझ में आ गया। और इसका एक बार सेल्स का ब्रेकअप देख लेते हैं। सेल्स का जो इसका ब्रेकअप है, हाँ, सेल्स का जो ब्रेकअप है इसका ऑटोमोटिव डिपार्टमेंट और इंडस्ट्रियल दोनों में ऑलमोस्ट मतलब दोनों फर्स्ट और सेकंड रैंक पे है। ऑटोमोबाइल का 42 और 9 ये पकड़ ले तो 51% इसका ऑटोमोबाइल सेल है और इंडस्ट्रियल इसका 37% सेल है। ठीक है? तो यहाँ पर पहले हम ये देख लेते हैं, स्कैफलर इंडिया के बारे में एक मोटी-मोटी आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई है। मैं एक बेयरिंग के बारे में कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हालाँकि मैंने ये सब चीज़ें गूगल से निकाली है और मैं इसका एक स्लाइड या पीपीटी नहीं बना पाया। मैं बस आपके साथ ओरली एक बार ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ कि बेयरिंग जो इंडस्ट्री है इंडिया में, वो थोड़ी पहले अनऑर्गनाइज़ थी, अभी धीरे-धीरे ऑर्गनाइज़्ड प्लेयर्स आ चुके हैं, मतलब काफ़ी टाइम से ऑर्गनाइज़्ड प्लेयर्स है, बट यहाँ पे जो मैन्युफैक्चर इंडिया में होता है वो 60% होता है और इम्पोर्ट जो होता है 40% बेयरिंग्स होती है। यानी 40% और हमारे पास मेक इन इंडिया वाला टाइप का स्कोप है यहाँ पे सेल्स बढ़ने का। सेकंड बात ये है कि नंबर ऑफ कार्स जो है वो हमारी बढ़ रही है। चाहे कोई भी आप कार बोलो, जैसे कि अपना पैसेंजर व्हीकल्स, कमर्शियल व्हीकल्स, टू व्हीलर्स, ये सब आपको भी पता है कि हम बाकी कंट्रीज़ से, अदर जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनसे पर कैपिटा हमारा जो मतलब पर कैपिटा कार का कंज़म्पशन है हमारा, जो काफ़ी कम है उनसे, तो हमारे यहाँ कार की सेल्स भी बढ़ने ही वाली है। थर्ड पॉइंट ये है कि कार्स के बढ़ने के साथ में हमारे हर एक कार्स में, मैं एक बात बता दूँ कि हर एक ऑर्डिनरी हैचबैक में लगभग 50 टू 60 बेयरिंग्स लगती है। और जैसे-जैसे हम सेडान्स और एसयूवीज़ की तरफ जाते हैं, कमर्शियल व्हीकल्स पे जाते हैं, तो इसमें पर व्हीकल में नंबर ऑफ बेयरिंग्स ज़्यादा हो जाती है। तो ये इंडस्ट्री में एक बात ये है कि ये इंडस्ट्री में ग्रोथ क्यों नज़र आती है? सबसे पहला पॉइंट गिना दिया कि नंबर ऑफ व्हीकल्स बढ़ने वाले हैं। ये पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट ये है कि जो बेयरिंग्स की क्वालिटी हमें आज मिल रही है और जो आगे हमें ज़रूरत है, वो बहुत एडवांस बेयरिंग्स की ज़रूरत है। क्योंकि जैसे-जैसे पॉल्यूशन बढ़ रहा है, हमारे पास 2 ही सॉल्यूशंस हैं। या तो गाड़ी का एवरेज बढ़ाना चाहिए हमें, या तो फ्यूल चेंज करना चाहिए। तो गाड़ी का फ्यूल तो चेंज हो ही रहा है, यहाँ पे इथेनॉल की बात हो रही है, ईवी की बात हो रही है, हाइब्रिड व्हीकल्स की बात हो रही है, ये तो एक फैक्टर हो गया। बट जहाँ पे हम गाड़ी के माइलेज इंप्रूव करने की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमें गाड़ी का वेट बहुत ही इम्पोर्टेंट ध्यान में रखना पड़ता है। यहाँ पे जैसे ईवी और हाइब्रिड कार्स भी आ रही है, तो और जो भी हमें माइलेज की बात हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है हमारी वेट कम करने का। तो यहाँ पे नंबर ऑफ बेयरिंग्स का जो रिक्वायरमेंट है वो भी कम करना है, वेट भी जो है पर बेयरिंग का वो भी कम करना है। बेयरिंग्स पहले से ज़्यादा मजबूत चाहिए और उसमें फ्रिक्शन कम से कम होना चाहिए। ये जो नीड्स है, ये नीड ऑफ द आवर है और जैसे-जैसे हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर आगे बढ़ेगा, ऐसी बहुत सारी एडवांस बेयरिंग्स डेवलप भी होंगी। एसकेएफ इंडिया, स्कैफलर इंडिया कुछ कुछ ऐसी भी बेयरिंग्स बनाते हैं कमर्शियल व्हीकल्स के लिए, जो कि एक बार अगर आप उसको सील करके, मतलब उसमें ग्रीस वगैरह जो भी उनका लुब्रिकेट करके उसको एक बार कार में लगा दो या व्हीकल में जो भी इसमें लगा दो, तो उसको फॉर लाइफ उसे कुछ भी वेयर एंड टेयर नहीं होता है, मतलब उसे कुछ भी रिप्लेस या वो फॉर लाइफ के लिए रहती है वो। तो मेरे हिसाब से जो इंडस्ट्री में इतना प्रिसिशन और इतना आर-एन-डी और इतना सब चीज़ें रिक्वायर्ड रहती है, वहाँ पे हमें इस चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है कि नंबर ऑफ बेयरिंग्स आगे जाके हमें कम लगेंगी या ज़्यादा लगेंगी। हालाँकि ईवी में ये एक फैक्टर है कि
नंबर ऑफ बेयरिंग्स हर एक ईवी गाड़ी में एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल और डीज़ल से कम लगने वाली है। बट क्योंकि मैंने आपको ये पॉइंट बता दिया कि नंबर ऑफ जो गाड़ी है वो बढ़ने वाली है, इसलिए हम ये फैक्टर नलिफ़ाई कर सकते हैं। और जो बेयरिंग का जो प्रॉपर्टी है, जो पहले की बेयरिंग्स थी और अभी की बेयरिंग्स है, उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क चाहिए हमें। वो लाइट चाहिए, वो पहले से ज़्यादा मज़बूत चाहिए, उसमें फ्रिक्शन कम चाहिए। ये सब बातें हैं, तो मेरे हिसाब से जो भी चीज़ को जैसे मान लो एक लैपटॉप है, लैपटॉप को जितना पतला करते जाओगे, फ़ोन को आप जितना पतला करते जाओगे, जितना उसमें ज़्यादा प्रिसिशन की नीड रहेंगी, उतना ज़्यादा वो चीज़ महँगी होते जाएँगी। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से बेयरिंग इंडस्ट्री आगे आने वाले बहुत साल के लिए बहुत ही सेफ है। और बेयरिंग इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है, बेयरिंग्स आपके हर जगह लगते हैं। आपके टू व्हीलर में, फोर व्हीलर में, इंडस्ट्रीज़ में, आपके मिक्सर में, मतलब आप कोई भी चीज़ इमेजिन करो जो आपके पंखे में, घर में जो पंखा रहता है, पंखे में आप कोई भी चीज़ इमेजिन करो जो कि इंडस्ट्रियल नीड या तो कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, कुछ भी है, सब में बेयरिंग की रिक्वायरमेंट रहती है। हालाँकि बेयरिंग की रिक्वायरमेंट कम ज़्यादा हो सकती है, बट मेरे हिसाब से बेयरिंग इंडस्ट्री आने वाले बहुत सालों के लिए थ्राइव करने वाली है। मेरे हिसाब से मैंने बेयरिंग्स के बारे में बहुत ज़्यादा बोल दिया है, अब सीधा स्कैफलर इंडिया पे हम लोग उसके फाइनेंशियल्स देखते हैं। तो यहाँ पे स्कैफलर इंडिया के फाइनेंशियल्स में यहाँ पे क्वार्टरली जो यहाँ पे सेल्स देखोगे, ये ऑलमोस्ट हाईएस्ट एवर ही है। बहुत ज़्यादा जून जून क्वार्टर से नहीं बढ़ा है, ऑलमोस्ट 1% के आसपास कुछ बढ़ा है, बट ये ओके है। और यहाँ पे सेल्स बढ़ने के बावजूद भी लंबे टाइम तक के इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ऑलमोस्ट 1-2% के फ्लक्चुएशन में ही रहता है, बहुत स्टेबल रहता है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर आप देखोगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये हाईएस्ट एवर ले रेंज के आसपास ही है, 318, 316। और इसका जो नेट प्रॉफिट है, ये भी अच्छे लेवल्स पे ही है। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एग्ज़ैक्टली इसका जो मतलब जिस हिसाब से क्वार्टरली प्रॉफिट्स है, उसी लेवल का इनका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है। बहुत ही अच्छी क्वालिटी की, मतलब बहुत ही अच्छी इनकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है। हाईएस्ट एवर यहाँ पे हमें नेट प्रॉफिट दिख रहा है ट्रेलिंग 12 मंथ्स का। और यहाँ पर सेल्स भी इनके हाईएस्ट एवर ही है। लगभग ठीक है, हाईएस्ट एवर ही सेल्स है ट्रेलिंग 12 मंथ्स के। यहाँ पर एक मज़े की बात यहाँ पे बैलेंस शीट में 1 मिनट हाँ, सॉरी यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग्स में एक चीज़ देख सकते हैं कि इनकी कांस्टेंट ही है। यानी 74.13 ही इनकी जो कांस्टेंट की है, जो कि हर एक कंपनी 75% से ऐसा कुछ है कि 75% से ज़्यादा नहीं रख सकती है कंपनी प्रमोटर्स अपने पास शेयर। और ये लोग मैक्सिमम होल्डिंग पे बैठे हैं। और पब्लिक के पास बहुत ही 5.88% बहुत ही नेग्लिजिबल क्वांटिटी है इस पब्लिक के पास में। यहाँ पर मेरे हिसाब से ये प्रमोटर्स, एफआईआईज़, टीआईआईज़ ये स्ट्रॉन्ग हैंड्स है। और स्ट्रॉन्ग हैंड्स के साथ मैक्सिमम कंपनी है, पब्लिक के पास सिर्फ़ 6% से कम वाली हिस्सेदारी है। यहाँ पर आप देखोगे आरओसी लेवल्स भी उसके काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। और हाँ, यहाँ पे बैलेंस शीट में एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि कंपनी ने पिछले 2011 से लेके अब तक के जितना इन्वेस्ट नहीं की थी अपने एसेट्स और बाकी चीज़ें बढ़ाने के लिए, वो पिछले 2 क्वार्टर में की है। यहाँ पे 249 और 285 ये मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है कंपनी का सीडब्ल्यूआईपी में। कि इसका मतलब है कंपनी ग्रेटर मैन्युफैक्चरिंग और इम्प्रूव्ड, और मतलब इम्प्रूव्ड यानी नंबर ऑफ जो आइटम्स बनाएँगी और नंबर ऑफ जो क्वालिटी वगैरह बनाएँगी, ये एक प्रकार से इन्वेस्टमेंट है सीडब्ल्यूआईपी यानी फिक्स्ड एसेट्स इनकी बढ़ गई है। कंपनी के बारे में हमने देख लिया है, एक ओवरऑल आपको बेयरिंग के बारे में बता दिया है। अब हम देखते हैं इसके टेक्निकल्स। टेक्निकल्स में हाँ, टेक्निकल्स में स्कैफलर इंडिया सबसे पहले फॉल कितना हुआ है ये देख लेते हैं। ये फॉल हुआ है लाइफ टाइम हाई जो इसका था, लाइफ टाइम हाई से अभी का टोटल फॉल हुआ था, ये 2 बार आया है ये -34 की रेंज में। और अभी हम देख रहे हैं ये आया है -22 की फॉल पे आया है करंट मार्केट प्राइस, ठीक है? तो यहाँ से मुझे बहुत ज़्यादा मैं यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस फॉलो नहीं करता हूँ बहुत ज़्यादा, बट फिर भी मेरे हिसाब से -22% इसका अच्छा बाइंग ज़ोन निकलता है। यहाँ पर कप विथ हैंडल पैटर्न हमें नज़र आ रहा है। यहाँ पर जैसे कि हाँ, ये यहाँ पे ये एक कप बन रहा है, और एक बार फिर से बना लेता हूँ ऐसे। यहाँ पर ये एक ऐसा कप, प्रॉपर सा कप बन रहा है। ये इसका एक हैंडल बन रहा है। हो सकता है यहाँ पे एक और एक हैंडल बने या यहीं से ऊपर चले जाए, ठीक है? तो यहाँ पर हम एक बार इसका टेक्निकल टारगेट निकाल लेते हैं। इसका टेक्निकल टारगेट आएगा अप्रॉक्सिमेटली कुछ यहाँ तक कर कुछ यहाँ तक के आएगा टेक्निकल टारगेट 30% फ्रॉम द नेकलाइन आएगा। तो एक मिनट इसको एडजस्ट कर लेते हैं अच्छे से। हाँ, यहाँ पर इसका लाइफ टाइम ये करंट मार्केट प्राइस ये है। यहाँ से लाइफ टाइम हाई तक के लाइफ टाइम हाई छोड़ दो, पहले उसके जो इसका लाइफ टाइम हाई ऑलरेडी था, उसका 21% तक की गेन दिखता है। और इसका टेक्निकल टारगेट अगर देखें तो यहाँ से करंट मार्केट प्राइस से ने 59% का गेन दिखता है। हालाँकि मैं पर्सनली इसमें क्या कर रहा हूँ, अ, मैं ये टेक्निकल टारगेट और ये जो लाइफ टाइम हाई के बीच में कहीं तो भी एक बार पीई रेशियो और बाकी वैल्यूएशन एक बार देखकर मैं ऑलमोस्ट इसके बीच में कहीं तो भी स्टॉक बेच सकता हूँ।
41% या 40% के आसपास, डिपेंडिंग ऑन उस टाइम पे कंपनी का सिनेरियो क्या रहता है, ठीक है? तो मैं इस रिमोट रनिंग्स मैं ओवरऑल स्कैफलर इंडिया के बारे में बहुत ही ज़्यादा बुलिश हूँ और जैसे कि मैंने टेक्निकल्स में बताया कि मैं लाइफ टाइम हाई पे होल्ड करूँगा और उसके बाद में भी थोड़ा-सा वहाँ पे थोड़ा बहुत सेल आउट करके थोड़ा-सा उसके टेक्निकल टारगेट और लाइफ टाइम हाई के बीच में एक जहाँ मुझे ऐसा लगता है कि अगर ओवरवैल्यूड हो जाती है तो वहाँ सेल कर सकता हूँ, नहीं तो जो टेक्निकल टारगेट है वहाँ पर भी सेल कर सकता हूँ। हालाँकि ये आपके लिए कोई खरीदने या बेचने की एडवाइस नहीं है, आपको खुद का रिसर्च करना है, आपका प्रॉफिट आपका, आपका नुकसान आपका रहेगा। तो स्कैफलर इंडिया के बारे में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो में कमेंट कीजिए कि आपको और क्या इम्प्रूवमेंट्स चाहिए और तब तक के सीखते रहिए, लर्न, ट्रेड एंड इन्वेस्ट।